यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आपने दो पहले रिवीजन लेक्चर्स आपने देख चुके होंगे, जिसमें पहला वाला रिवीजन लेक्चर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, दूसरा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम से रिलेटेड था। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर एक काम करो सर, सैलरी का रिवीजन लेक्चर दे दो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैलरी रिवीजन लेक्चर। और मैं बता दूं, सैलरी इनकम, सैलरी हेड जो है उसमें इनकम कब टैक्सेबल होती है, तो उसकी चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 15। चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप का मतलब होता है आपका मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी जो इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। एक बात समझना, सैलरी पढ़ते टाइम आपको अपने आप को एक एम्प्लॉय मानना है, बेचारा एक एम्प्लॉय मानना है, ठीक है, जो कहीं पे जॉब करता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, तो जो भी आपको मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, अगर हम कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या बहुत बार ऐसा हो सकता है हम दो जगह काम कर रहे हैं एक साथ में, तो भी क्या हमारी इनकम सैलरी हेड में जाएगी? आंसर इज यस, तो भी आपकी इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सर एक बात बताइए, सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल कब होती है? जब सैलरी रिसीव होती है तब, या ड्यू होती है तब? राइट आंसर इज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यू और रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। जो भी दोनों में से अर्लियर है, या तो सैलरी ड्यू हो गया या रिसीव हो गया, दोनों में से जो अर्लियर रहेगा तब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो भी सैलरी मिलेगा ना, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बिकॉज पार्टनर जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एम्प्लॉय नहीं है, ही इज अ पार्टनर। पार्टनर मींस पार्ट ओनर, ही इज अ ओनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वॉट एवर पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, एमपी एमएलए एमएलसी है, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। सो उनको जो भी सैलरी मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक चीज समझना, दो वर्ड आते हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दे रखा है, इसका मतलब आपकी इनकम सैलरी में जाने वाली है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में सर्विस का ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपसे कुछ भी काम कराया जा सकता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर अगर मान लो आप अपनी सैलरी को फॉरगो कर देते हो, जैसे मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो और आपने अपने एम्प्लॉयर को ये बोला कि मेरी जो भी सैलरी आएगी वो सैलरी को आप अनाथ आश्रम को दे देना, तो क्वेश्चन ही आता है कि वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? राइट आंसर इज यस, वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगा, बिकॉज इट इज नोन एज द एप्लीकेशन ऑफ द इनकम। और एप्लीकेशन ऑफ इनकम मींस वो इनकम पहले आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, और भैया अगर आपने भले उसको डोनेट कर दिया किसी ट्रस्ट को, तो भी वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लो आपने सैलरी किसी को सरेंडर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है जिसमें अगर सैलरी आपने गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, तो उस पर्टिकुलर केस में वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। एक और चीज समझना, जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हो और उससे पहले अगर आपको कोई पैसा मिलता है, जैसे ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, या फिर अगर आपने जॉब छोड़ दिया और उसके बाद में अगर आपको कोई पैसा मिलता है, तो वो भी आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। उसको बोला जाता है सैलरी, लाइक दैट इज द, उसको बोला जाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एंड दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली। एक और चीज समझना, अगर आपको जब सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं बताऊं, यहां पे अपन बहुत सारे नोट्स पढ़ेंगे, और आपके टोटल 17 नोट्स है, और 17 नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सैलरी का इनकम आ जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है आपकी बेस सैलरी, और बेसिक सैलरी मैं बता दूं हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होती है। बेसिक सैलरी दे रखा है ओ टैक्सेबल। उसके बाद दूसरा आता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में बोला जाता है महंगाई भत्ता। तो अगर आपको डीए मिलता है तो क्या डीए भी टैक्सेबल होगा? आंसर इज ओ टैक्सेबल। सो डीए इज बेसिकली हो टैक्सेबल। अब एक और चीज समझना, सर डीए दो तरह के होते हैं, एक होता है डीए इन टर्म्स और एक होता है डीए नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स का मतलब होता है ऐसा डीए जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में काम आएगा। तो जब आप रिटायर होंगे उस टाइम पे आपका ग्रेचुइटी वगैरह कैलकुलेट होगा, उसमें अगर वो डीए कंसीडर हो रहा है तो उसको बोला जाता है डीए इन टर्म्स, और दूसरा डीए होता है नॉट इन टर्म्स वाला। एक चीज समझना, डीए पूरा टैक्सेबल करना है पहले तो, भले वो इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है। लेकिन गाइस कुछ जो फॉर्मूले सीखेंगे, वो फॉर्मूलेज में कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट वाले कैलकुलेशन के, उसमें डीए वही कंसीडर होता है जो इन टर्म्स होता है। जो नॉट इन टर्म्स होता है वो फॉर्मूले में कंसीडर नहीं होता, लेकिन टैक्सेबल करते टाइम आपको पूरा टैक्सेबल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कमीशन। सर कमीशन भी पूरा टैक्सेबल।
कमीशन हो टैक्सेबल। सो कमीशन भी पूरा टैक्सेबल करने का, लेकिन कमीशन भैया कोई भी तरह का हो। अगर वो टर्नओवर कमीशन है तो भी टैक्सेबल करना, या फिर एनी अदर कमीशन है तो भी टैक्सेबल करने का। टर्नओवर कमीशन का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो जैसे एम्प्लॉय होता है, जो सेल्समैन वगैरह होते हैं, इतना टर्नओवर अचीव कर देते हैं तो उनको कुछ कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर कमीशन। तो भले वो टर्नओवर कमीशन है, कोई अदर कमीशन है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। उसके बाद सर बोनस, बोनस के केस में क्या होता है, बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर बोनस दे रखा है तो बोनस को आपको फुल्ली टैक्सेबल करने का, क्या करने का, फुल्ली टैक्सेबल। बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल। तो देखो मैंने आपको चार चीजें बताई, बेसिक सैलरी हो टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस हो टैक्सेबल, कमीशन हो टैक्सेबल, बोनस हो टैक्सेबल। सो ये चार चीजें आपके लिए पूरी टैक्सेबल है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है एडवांस सैलरी एंड अरियर सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई एडवांस में सैलरी दे देता है, अब क्वेश्चन ही आता है एडवांस सैलरी मिला तो क्या वो भी टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा, बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो रिसीव पहले हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर एग्जाम में सिर्फ एडवांस दे रखा है या एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है तो वो एडवांस सैलरी नहीं है, वो लोन है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एडवांस सैलरी दे रखा है तो एडवांस सैलरी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आपको कोई अरियर सैलरी मिलता है तो अरियर सैलरी का मतलब क्या होता है पता है? ऐसा कोई सैलरी था जिसको लेके पहले डिस्प्यूट हो गया था, ऐसा कोई सैलरी था जिसको लेके पहले डिस्प्यूट हो गया, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी। लेकिन सर अरियर सैलरी अगर अभी मिलता है तो क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। और अरियर सैलरी कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है पता है? जिस ईयर में या तो आपका वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है या फिर आपको अरियर सैलरी मिल जाता है, विच एवर इज अर्लियर। तो पहले कोई डिस्प्यूटेबल सैलरी था, जैसे मान लो कोविड में क्या हुआ पता है? एम्प्लॉयर ने सैलरी नहीं दिया, एम्प्लॉय ने धरना दे दिया, हमको सैलरी दो, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा करके धरना दे दिया, डिस्प्यूट हो गया सैलरी को लेके। कुछ दिनों बाद डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, तो जिस ईयर में डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है या वो अरियर सैलरी आपको मिलती है, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है? जब आप पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर लेते हो तो आप ग्रेचुइटी के हकदार रहते हो। अब ग्रेचुइटी अगर आपको मिलती है तो ग्रेचुइटी टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी, तो वो समझने की कोशिश करना। ग्रेचुइटी इज बेसिकली क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा काम कर लेते हो तो आपको एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड, आपने जो सर्विस दी थी उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एप्रिसिएशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। अब एक चीज समझना, ग्रेचुइटी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में मिल जाती है, मींस आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आपको ग्रेचुइटी मिल गई, तो बेटा ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी ऑल एम्प्लॉय के लिए। भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपको ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो ये टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट पे मिल जाती है तो इसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटी मिलती है, और नॉर्मली आपने देखा होगा ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो इसमें एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10(10) की। और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अगर आप दामाद जी हो, दामाद जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट पे कोई भी ग्रेचुइटी मिलती है, दैट इज द फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट पे ग्रेचुइटी मिल गई, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर मान लो आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अदर एम्प्लॉय हो, तो अदर एम्प्लॉय के केस में आपको दो पार्ट देखना है, क्या वो एम्प्लॉय पोगा एम्प्लॉय है या नॉन पोगा एम्प्लॉय है। पोगा एम्प्लॉय का मतलब होता है ऐसा एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर होता है, दैट इज कॉल्ड पोगा एम्प्लॉय। और अदर एम्प्लॉय जो है दैट इज कॉल्ड नॉन पोगा एम्प्लॉय। देखो अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो या नॉन पोगा एम्प्लॉय हो, आपको एग्जेम्पशन मिलती है, बट एग्जेम्पशन की कोई लिमिट है। और लिमिट कितनी है? अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक काम करो, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो पोगा एम्प्लॉय के केस में 15 डिवाइड बाय 26 मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी, ऐसे याद रखो, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। सो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर आएगा ना, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉय हो तो उसमें क्या होता है? 1/2, दैट इज द हाफ, और यू कैन से दैट 50%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 20 लाख। अब एक चीज समझना, यहां पे अगर मैं बात करूं तो पोगा एम्प्लॉय और नॉन पोगा एम्प्लॉय में यहां एग्जेम्पशन में देखो, सेकंड वाला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख तो सेम है। पहले वाले पॉइंट में फर्क है, पोगा एम्प्लॉय में क्या करते हैं? 15 डिवाइड बाय 26 लेते हैं और यहां पे 1/2 लेते हैं। पोगा एम्प्लॉय में हम लेते हैं सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ का मतलब होता है लेटेस्ट सैलरी। जब एम्प्लॉय रिटायर हुआ उस टाइम पे उसका लेटेस्ट बेसिक सैलरी कितना था और लेटेस्ट उसका डीए कितना था, लेकिन डीए में ध्यान रखना दोनों लेना है। पोगा एम्प्लॉय लेते टाइम लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ मल्टी और उसके साथ साथ में लेटेस्ट डीए भी लेना है, और डीए में बोथ लेना है, इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स दोनों लेना है।
तो जो भी टोटल होगा दैट इज कॉल्ड योर सैलरी पर मंथ। अब एक और चीज समझना, अगर मैं नॉन पोगा एम्प्लॉय की बात करूंगा ना, तो नॉन पोगा एम्प्लॉय में क्या होता है, आपको एवरेज सैलरी लेना है ऑफ द लास्ट 10 मंथ। एवरेज सैलरी लेना है ऑफ द लास्ट 10 मंथ, और लास्ट 10 मंथ का मतलब जिस मंथ में रिटायर हुआ उस मंथ को आप छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 महीने का एवरेज लीजिए। लेकिन एवरेज किसका लेना है, बेसिक सैलरी का, डीए इन टर्म्स का एंड टर्नओवर कमीशन का। तो बेसिक सैलरी एंड डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, उसका आप लास्ट 10 मंथ का एवरेज ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज सैलरी पर मंथ। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब एक और चीज समझना, जब भी आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते हैं ना, तो पोगा एम्प्लॉय में ध्यान रखने का, अगर तुम्हारा मंथ का फ्रैक्शन जो है वो अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको राउंडेड ऑफ करना है। पोगा एम्प्लॉय के केस में अगर मंथ का फ्रैक्शन है वो 6 मंथ से ज्यादा है तो आपको राउंडेड ऑफ करना है। जैसे अगर आपको दे रखा है 30 ईयर्स और 4 मंथ, तो आपको 30 ईयर्स लेना है। 30 ईयर्स एंड 6 मंथ है तो भी आपको 30 ईयर्स लेना है। और 30 ईयर्स और 9 मंथ दे रखा है, मीन 6 मंथ से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो आपको 31 ईयर्स करना है। मीन यहां पे फ्रैक्शन को आपको राउंडेड ऑफ करना है। लेकिन गाइस नॉन पोगा के केस में हमेशा जितना भी फ्रैक्शन दे रखा है ना उसको इग्नोर करना है। इवन 30 ईयर्स और 11 मंथ दे रखा है तो भी आपको इग्नोर करना है। तो चलिए वापस से एक बार मैं रिवाइज कराता हूं आपको ग्रेचुइटी का एग्जाम्पशन, कि ग्रेचुइटी का एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। तो ग्रेचुइटी में देखो, अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आप जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते आपको ग्रेचुइटी मिल गया, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा सीधा सैलरी हेड में। लेकिन अगर रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेचुइटी मिलता है और अगर आप दामाद जी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो पूरा एग्जेम्प्ट। अगर आप अदर एम्प्लॉय हो, उसमें 2 पार्ट, एक तो पोगा एम्प्लॉय, एक नॉन पोगा एम्प्लॉय। अगर मैं पोगा एम्प्लॉय की बात करूं तो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 20 लाख रुपीस। अब एक और चीज समझना है, यहां 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ लेते हो तो उस टाइम पे आपको लेटेस्ट बेसिक सैलरी लेना है और आपको डीए लेना है, और डीए में इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स दोनों लेना है। एंड जब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते हो उसमें अगर फ्रैक्शन 6 मंथ से ज्यादा है तो आपको राउंडेड ऑफ करना है। लेकिन नॉन पोगा एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 2 मींस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख रुपीस विच एवर इज लोअर। लेकिन वहां पे एवरेज सैलरी पर मंथ लेते टाइम आपको क्या करना है कि लास्ट के 10 मंथ का बेसिक सैलरी का, डीए इन टर्म्स का एंड टर्नओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है। चलिए उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो पहले जॉब करता था और उसने कोई सैलरी, उसको जो है वो ग्रेचुइटी मिला था और उसने ग्रेचुइटी पे एग्जाम्पशन ले लिया, फॉर एन एग्जांपल एग्जाम्पशन उसने ले लिया 12 लाख का। अब उसके बाद उसने दूसरा जॉब ज्वाइन किया और दूसरे जॉब में वापस रिटायर हुआ और वहां से और ग्रेचुइटी मिला, और वहां पे क्या पूरा वापस 20 लाख का एग्जाम्पशन ले सकता है? आंसर इज नो। जितना एग्जाम्पशन आप पहले ले चुके हो वो आपका लेस हो जाएगा और रिमेनिंग वाला एग्जाम्पशन ही आएगा। तो यहां पे जो मैक्सिमम 20 लाख लेते हैं ना, फिर यहां पे 8 लाख आ जाएगा, क्योंकि आपने 12 लाख का पहले एग्जाम्पशन ले रखा है। तो अब यहां पे मैक्सिमम अमाउंट में आपका 8 लाख आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है पेंशन। अब एक बात समझना, पेंशन जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो पेंशन होती है जो आपको मंथली पेंशन मिलती है या जिसको अनकम्यूटेड पेंशन मिलती है, अनकम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं। जैसे हर महीने मिलती है, जैसे आपके दादाजी दादी जी रिटायर होंगे और वो घर पे बैठे हैं तो उनको जो हर महीना पेंशन आती है दैट इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। और एक चीज समझना, जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है ना, दिस इज कॉल्ड अंडा। ये तो अंडा मिल रहा है हर महीने करके, ठीक है, तो ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा फॉर ऑल एम्प्लॉय, भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो अदर एम्प्लॉय हो, सबके लिए टैक्सेबल। लेकिन अगर मान लो आप कम्यूटेड पेंशन ले लेते हो, एक साथ में मुर्गी मार के ले लेते हो, बोलता मुर्गी ही दे दो, तो आप एक साथ में अगर कम्यूटेड पेंशन ले लेते हो तो उसमें एग्जेम्पशन मिलती है। और एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, अगर दामाद जी है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दामाद जी नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो आपको देखना है कि क्या आपको ग्रेचुइटी मिल रही है या नहीं। अगर आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है तो आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ द पेंशन होती है ना, उसका 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/2 एग्जेम्प्ट होगा। 1/2 का मतलब 50% एग्जेम्प्ट होगा। तो देखो, अगर मान लो आप अनकम्यूटेड पेंशन मिलता है, मींस मंथली पेंशन मिलता है, तो पूरा टैक्सेबल है सब एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर आप कम्यूटेड पेंशन ले लेते हो, एक साथ में आप लमसम पेंशन ले लेते हो, एक मुफ्त पेंशन ले लेते हो लमसम, तो लमसम पेंशन लेते हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर एम्प्लॉय है तो आपको देखना पड़ेगा ग्रेचुइटी मिल रहा है नहीं, ग्रेचुइटी भी मिल रहा है, ग्रेचुइटी के मजे ले रहे हो तो एग्जेम्पशन थोड़ा कम मिलेगा, तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा तो आपको एग्जेम्पशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, टोटल पेंशन का 1/2 है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक और चीज समझना, यहां टोटल पेंशन का मतलब होता है फुल वैल्यू ऑफ द पेंशन। और फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जामिनर बहुत बार ऐसा देगा कि आपको 60% पेंशन आपने कम्यूट करा ली, 3 लाख रुपीज मिला, तो 60% कम्यूटेशन के लिए 3 लाख मिला है, इसका मतलब टोटल पेंशन 3 लाख नहीं है, टोटल पेंशन इज 5 लाख।
आप कैसे करेंगे? 3 लाख रुपीज है, डिवाइड बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप टोटल पेंशन निकालेंगे तो दैट विल बी द 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब होता है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट ऑफ द अनयूटिलाइज लीव। तो अनयूटिलाइज लीव आपकी जो होती है उसके लिए आपको पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। अगर आप लीव सैलरी एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही ले लेते हो, मींस आप जॉब कर रहे हो और आपकी जो लीव सैलरी इकट्ठा हुई थी वो आपने को एक साथ में मिल गया, तो बेटा ये फुल्ली टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर आप लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हो तो उसमें एग्जाम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10(10)AA का। और एग्जाम्पशन कितना मिलता है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, मींस दामाद जी को मिला, तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दामाद जी को, भाई साहब देखो, दामाद जी को अगर ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिला पूरा एग्जाम्प्ट, पेंशन कम्यूटेड वाला जो मिला पूरा एग्जाम्प्ट करके, ठीक है। एंड गाइस लीव सैलरी भी रिटायरमेंट के टाइम पे मिला तो पूरा एग्जाम्प्ट। लेकिन अदर एम्प्लॉय है तो उसको एग्जाम्पशन मिलता है, बट एग्जाम्पशन कितना मिलता है? जितना आपका लीव क्रेडिट है मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। Second is a 10 month multiply by average salary per month. Third is a actual amount received and fourth is a maximum 25 lakh, whichever is lower है उतने का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो देखो यहां प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में अगर लीव सैलरी मिलता है और वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? जितना आपका लीव क्रेडिट है मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। अब एक और चीज समझना, यहां पे लीव क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपको जितना लीव अलाउ किया था और माइनस आपने लीव कितना लिया है, तो उसका जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड योर लीव क्रेडिट। लेकिन ध्यान रखना लीव अलाउड कितना हो सकता है पता है? लीव अलाउड कितना हो सकता है? एज पर इनकम टैक्स लॉ इन्होंने बोला हुआ है कि मैक्सिमम 30 डेज लीव फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो जितने ईयर्स आपने जॉब कंप्लीट किया है उसमें हर कंप्लीटेड ईयर के लिए मैक्सिमम 30 डेज का लीव अलाउ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एग्जामिनर ने ज्यादा दे रखा है तो लीव क्रेडिट निकालते टाइम आपको लीव अलाउड में मैक्सिमम 30 डेज लेना है फॉर द कंप्लीटेड ईयर। तो लीव अलाउड माइनस लीव टेकन जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड लीव क्रेडिट। एंड गाइस जो भी आपका लीव क्रेडिट आएगा ना, ये लीव क्रेडिट को आपको मंथ्स में डिवाइड करना है। जैसे लीव क्रेडिट आपका 120 डेज आ जाता है तो आपको डिवाइड बाय 30 करके आपको 4 मंथ लेना है। तो जो भी आपका लीव क्रेडिट आएगा दैट हैज टू बी इन द मंथ, उसको आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। और लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 25 लाख व्हिचएवर इज लोअर। अब यहां पे एक और चीज समझना कि जब भी आप एवरेज सैलरी पर मंथ लेते हैं तो एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आप एक काम करिए, बेसिक का एवरेज ले लीजिए लास्ट के 10 मंथ का, डीए इन टर्म्स का एवरेज ले लीजिए लास्ट के 10 मंथ का, एंड टर्नओवर कमीशन का एवरेज ले लीजिए लास्ट के 10 मंथ का। तो लास्ट के 10 मंथ का आपको बेसिक, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है। लेकिन यहां चीज समझना, लास्ट के 10 मंथ का मतलब क्या होता है पता है? जिस दिन रिटायर हुआ, रिटायरमेंट से एग्जैक्टली पीछे के 10 महीने। जैसे मैंने ग्रेचुइटी में तो क्या बताया था आपको कि जिस मंथ में रिटायर होता है उस मंथ को छोड़ दो, उसके पिछले के 10 मंथ। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है जिस डेट को रिटायर हुआ ना एग्जैक्टली उस डेट के पहले के 10 महीने, जिस डेट को रिटायर हुआ ना उस डेट से एग्जैक्टली 10 मंथ जो पहले के रहेंगे उसका आपको एवरेज लेना है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू द अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? आपको एक फिक्स अमाउंट रहता है जो हर महीने आपको मिलता रहेगा, भले आप खर्चा करो या ना करो, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। तो अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं या नहीं तो मैं आपको बता दूं। देखो अलाउंसेस जो होते हैं ना, अलाउंसेस को आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको ऐसे याद रखना है, कुत्ता टीसी उधर है, कुत्ता टीसी उधर है। क्या रखोगे? कुत्ता टीसी उधर है। और सी में 3 आएंगे तो 3 कुत्ते, टीसी इधर है, कुत्ता टीसी उधर है करके, ठीक है। अब यहां कुत्ता एक अलग है, टीसी उधर और है अलग है, तो कुत्ता टीसी उधर है। कुत्ता में क्या क्या आएगा? सबसे पहले सी का मतलब होता है कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको बोलते हैं? जब आप ऑफिस से घर और घर के ऑफिस के लिए अगर कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउंस मिलता है, तो देखो अगर ये अलाउंस मिला तो उसको में एग्जेम्पशन मिलेगी ना, वो एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगी? हैंडीकैप्ड को। अगर कोई एसएससी हैंडीकैप्ड है या डम्ब है या डेफ है तो वो या ब्लाइंड है, उसको एग्जेम्पशन मिलेगी मैक्सिमम 3200 पर मंथ। तो अगर कोई हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डम्ब है, डेफ है और उसको अगर मान लो कोई भी कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है तो उसमें से एग्जेम्पशन मिल जाएगी मैक्सिमम 3200 पर मंथ की। उसमें कुत्ता में दूसरा होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसमें एग्जेम्पशन मिलती है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। कब? उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एग्जेम्पशन मिलती है 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो देखो कुत्ता में सी कंप्लीट हुआ। सी में क्या क्या है? कम्यूटेशन अलाउंस जो होता है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए। इसमें एग्जेम्पशन जो मिलता है ना वो सिर्फ ब्लाइंड को मिलता है, डेफ को मिलता है, डम को मिलता है एंड हैंडीकैप्ड को मिलता है। कितना? मैक्सिमम 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा।
उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस, ये अंडरग्राउंड अलाउंस उन लोगों को मिलता है जो माइंस में काम करते हैं। इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी मैक्सिमम 800 पर मंथ की। उसके बाद में ट्राइबल एरिया अलाउंस, जो ट्राइबल एरिया वगैरह होते हैं झारखंड वगैरह, अगर वहां के ट्राइब्स एरिया है और वहां पे जो काम करते हैं उनको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम 200 पर मंथ का। और उसके बाद अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर वगैरह होते हैं, उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर उनको कोई ऐसा अलाउंसेस मिल रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा 70% ऑफ सच अलाउंस और मैक्सिमम 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कुत्ता। कुत्ता में क्या होता है? सी में 3 है, एक तो कम्यूटेशन अलाउंस, एक चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यू में आपका अंडरग्राउंड अलाउंस, टी में ट्राइबल एरिया अलाउंस एंड कुत्ता ए में अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। गाइस इनके केस में क्या है ना, अलाउंसेस का एक लिमिट है कि मैक्सिमम आपको इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैक्सिमम एग्जेम्पशन का लिमिट दे रखा है अंडर सेक्शन 1014। लेकिन गाइस उसके बाद में अपन पढ़ते हैं टीसी उधर, और टीसी उधर में कौन सा है? टी का मतलब होता है आपका ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, सी का मतलब होता है कन्वेंस अलाउंस, यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म अलाउंस, डी का मतलब होता है डेली अलाउंस, एच का मतलब होता है हेल्पर अलाउंस एंड गाइज आर का मतलब होता है रिसर्च अलाउंस या एकेडमी अलाउंस। गाइज ये जो अलाउंस है ना 7 से लेके 12 तक, इनमें आपको एग्जेम्पशन कितना मिलता है? जितना अमाउंट आप एक्चुअल में स्पेंड करते हो, मतलब जितना एक्चुअल में आपने खर्चा किया ना उतना आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखो कुत्ते की लिमिट है, और कुत्ते की लिमिट जो है वो कितनी है तो मैंने आपको बताया। देखो कुत्ता में कम्यूटेशन अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप्ड वगैरह को एग्जेम्पशन मिलेगा 3,200 पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ। उसके बाद आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, और अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसमें जितना अलाउंस मिलेगा उसका 70% और मैक्सिमम 10,000 विच एवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो कुत्ते की तो है लिमिट। उसके बाद टीसी उधर में एग्जेम्पशन उतना मिलेगा जितना आपने एक्चुअल में स्पेंड कर दिया। तो जो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, डेली अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस है, इसमें आपको एग्जेम्पशन उतना मिलेगा जितना खर्चा आपने किया, एक्चुअल में अमाउंट स्पेंड किया उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। अब लास्ट अलाउंस है दैट इज द एचआरए। तो कुत्ता टीसी उधर है का मतलब है एचआरए। तो एचआरए में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलता है? अंडर सेक्शन 1013 मिलता है। और एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलता है? आइदर 40% और 50% ऑफ सैलरी ले लीजिए। दूसरा अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर है ना उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला? 40% और 50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब एक और चीज समझना, यहां 40% 50% कहां लेना है? तो 50% लेना है अगर वो एम्प्लॉय रह रहा है वो मेट्रो में रह रहा है, और मेट्रो का मतलब यहां मेट्रो सिटीज का मतलब 4 सिटी से ही है, दैट इज द मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता है, तो वहां पे आपको लेना है 50% ऑफ द सैलरी। और अगर मान लो जैसे पटना वगैरह है, पुणे वगैरह है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको लेना है 40% ऑफ द सैलरी। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। लेकिन सर यहां सैलरी का मतलब क्या? तो सैलरी का मतलब आप बेसिक ले लीजिए, डीए इन टर्म्स ले लीजिए एंड टर्नओवर कमीशन ले लीजिए। और मैं बताऊं मैक्सिमम जगह जो सैलरी का डेफिनेशन है ना वो यही है। आप एक काम करिए, बेसिक सैलरी लीजिए, डीए इन टर्म्स लीजिए एंड टर्नओवर कमीशन लीजिए, ये तुम्हारे सैलरी का डेफिनेशन हो जाएगा। अब एक बात समझना, इसके अलावा अगर आपको कोई भी अलाउंस दिखता है एग्जाम में, जैसे हो सकता है आपको दे दिया मान लो मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल करने का, अगर आपको दे रखा है टिफिन अलाउंस पूरा टैक्सेबल कर देने का, और कोई भी अलाउंसेस आपको दे रखा है तो आपको फुल्ली टैक्सेबल कर देने का। अब एक और चीज समझना, ये जितने भी अलाउंसेस हमने आपको पढ़ाए हैं ना, इन ये अलाउंसेस में एग्जेम्पशन जो मिलता है वो एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन अगर आप 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में जाते हो ना तो आपको अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अदर देन डीटीडीसी। आपको याद रहेगा पहला टॉपिक मैंने बताया था कि 115 बीएससी जब आप लेते हो तो उसमें आपको जो ये अलाउंसेस की एग्जेम्पशन है ना वो आपको एचआरए वगैरह की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन तो भी आपको डीटीडीसी मिलेगा। यहां डीटीडीसी का मतलब मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, एक तो जो दिव्यांग एम्प्लॉय रहता है और उसको कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है तो ये पहले वाला मिलेगा। उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, 7 वाला मिलेगा। डी का मतलब होता है तुम्हारा डेली अलाउंस, और सी का मतलब होता है कन्वेंस अलाउंस।
तो डीटीडीसी वाले ये जो चार है 1, 7, 8 एंड 10 वाला करके, ठीक है, ये एग्जेम्पशन मिलेगा। भले आप अगर 115 बीएससी ले रहे हैं तो भी ये एग्जेम्पशन, इसका जो एग्जेम्पशन है वो आपको मिलेगा, बाकी कोई भी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि भैया प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रोविडेंट फंड किसको बोलते हैं कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब करते करते आप कुछ ना कुछ पैसा अपने पीएफ में डालते हैं, कुछ पैसा एम्प्लॉयर डालता है, कुछ पैसा एम्प्लॉय डालता है, और जब आप रिटायर होते हैं तो एक मोटा पैसा मिलता है। जब आप रिटायर होते हैं तो एक बड़ा पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। जब आपके समझ लो कि जो भी बच्चे बच्चे होते हैं वो अंकल का जब ख्याल रखने लग जाते हैं तो उनको लग जाता है कि भाई साहब रिटायर होने वाले, एक मोटा पैसा, बड़ा पैसा मिलने वाला है प्रोविडेंट फंड से। तो सर प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वो प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं, तो मैं बता दूं, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट कंपनीज पे लगता है, एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसका रिकॉग्निशन ले रखा होता है, एक होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड नाम से ही पता चलता है पब्लिक के लिए है, तो ये तो आम लोगों के लिए, जैसे आप, मैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई भाई वगैरह पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं। 500 रुपए से लेके 1,50,000 एवरी ईयर आप पीपीएफ में पैसा डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लेकिन गाइस एम्प्लॉय के जो प्रोविडेंट फंड होते हैं ना, वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड तीन ही तरीके के होते हैं। वन इज द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वन इज द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड वन इज द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेट्स स्टार्ट विद द वन बाय वन प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड योर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है ना, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको जो लगता है वो एसपीएफ, जैसे रेलवे वगैरह में एसपीएफ चलता है। अब एक बात समझना, जो एसपीएफ है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसमें कुछ पैसा एम्प्लॉय डालता है, कुछ पैसा एम्प्लॉयर डालता है, उस पे हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता है, और लास्ट में जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक मोटा पैसा मिलता है। मिस डालते हो तो क्या होगा और जब आप निकालते हो तब क्या होगा। तो यहां पे अपन ऐसे सीखेंगे कि डालेंगे तो क्या होगा और निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले डालते टाइम, तो डालते टाइम अगर एम्प्लॉय ने खुद ने पैसा डाला, एम्प्लॉय ने अगर एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया, तो आपको इग्नोर करने का। क्यों इग्नोर करने का? क्योंकि एम्प्लॉय ने पहले सैलरी पे टैक्स भरा होगा, और जो टैक्स भरा हुआ पैसा है वही तो बेचारे ने डाला है, तो सैलरी की इनकम पे वो टैक्स भरेगा, और टैक्स भरने के बाद उसका जो पैसा बचेगा उसमें से उसने अगर जो है वो एसपीएफ में डाला है, तो अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करने का। लेकिन एम्प्लॉय ने जो एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है ना, उसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा अंडर चैप्टर 6 ए डिडक्शन में। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में जो एटीसी है ना, उसमें जाके देखोगे तो वहां लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एसपीएफ या आरपीएफ में पैसा डाला तो एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है। तो देखो, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करने का, क्योंकि उसने टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचा था उसमें से उसने डाला है, तो भैया उसको कोई बेनिफिट मिला नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करो। लेकिन एम्प्लॉयर ने आपके लिए पैसा डाला है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला है एम्प्लॉय के लिए, वो तो फायदा हुआ एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में ये बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अभी एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना। हर साल जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, हर साल जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो इंटरेस्ट भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड गाइस रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा ना, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मींस डालते टाइम भी एग्जेम्प्ट और निकालते टाइम भी एग्जेम्प्ट, डालते टाइम भी एग्जेम्प्ट और निकालते टाइम भी एग्जेम्प्ट। तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज है, अपन पढ़ रहे हैं एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ के केस में क्या होता है, देखो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन आपको इग्नोर करने का, क्योंकि उसने टैक्स भरने के बाद जो पैसा है उसमें से उसने डाला है, तो वो इग्नोर करो। बट एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पे एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय को फायदा हुआ, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट है। हर साल जो इंटरेस्ट आएगा एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो भी एग्जेम्प्ट है। एंड गाइस रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा निकालेंगे वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं बताऊं यहां पे एग्जेम्प्ट 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 हो गया, क्योंकि पैसा डाला एम्प्लॉयर ने वगैरह तब एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉय के हाथ में, इंटरेस्ट आया तब भी एग्जेम्प्ट है, और लास्ट में जब रिटायरमेंट के टाइम पे बड़ा मोटा पैसा मिला तब भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसका कमिश्नर से रिकॉग्निशन ले रखा है। जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है उससे अगर रिकॉग्निशन ले रखी है तो उसको अपन बोलते हैं आरपीएफ या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉय ने पैसा डाला तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर करना है, क्योंकि उसने टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचा होगा उसमें से डाला होगा। लेकिन इसका डिडक्शन एटीसी में, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में मिल जाएगा। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का क्या होगा,
तो अगर एम्प्लॉयर है वो आपके लिए अगर आरपीएफ में पैसा डाल रहा है तो आपको फायदा तो हो रहा है, लेकिन इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी अप टू 12% ऑफ द सैलरी। तो एम्प्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसमें से 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 12% तक ऑफ सैलरी में यहां पे बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन लेना है। बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन लेना है। तो जैसे एम्प्लॉयर ने मान लो 15% कंट्रीब्यूशन किया बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का, तो उसमें से 12% तक है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, हर साल जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उसका क्या होगा, तो हर साल जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा और क्रेडिट होगा उसमें 9.5% पर एनम तक है तो एग्जेम्प्ट है, 9.5% के ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसा देगा कि आरपीएफ में आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ वो 12% हुआ है 12,000, तो 12% 12,000 हुआ है तो 9.5% है वो 9,500 हो जाएगा, तो 9,500 तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर वाला जो भी रहेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, जब पैसा डालते हैं तो क्या होगा आरपीएफ में, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा अप टू 12% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो अप टू 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल है, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा आपका रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा वो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। तो देखो इसमें कैसा है कि जब पैसा डाल रहे हैं आरपीएफ में, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट जो भी आएगा वो 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, और जब पैसा निकालेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो वो भी आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(12). लेकिन गाइस इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन इसमें यह है कि भाई साहब ये जो पैसा आप जब निकालोगे रिटायरमेंट के टाइम पे तो ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 5 साल का सर्विस होना चाहिए। अगर आपने 5 साल का सर्विस रेंडर्ड किया है तो ही एग्जेम्प्ट होगा। अगर 5 साल का सर्विस रेंडर्ड नहीं हुआ और रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिल रहा है तो जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था जिसपे आपने एग्जेम्पशन वो 12% का लिया था और इंटरेस्ट जिसपे 9.5% का एग्जेम्पशन लिया था, तो जितना पहले एग्जेम्पशन लिया था वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर 5 साल से पहले आप रिटायर होके और अगर ये पैसा निकाल लेते हो तो। लेकिन 5 साल की सर्विस रेंडर्ड की है उसके बाद अगर आप रिटायर होते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज समझना, 5 साल के अंदर अंदर रिटायर होते हो और अगर आप पैसा मिलता है तो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा 3 केसेस में। देयर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस। पहला, अगर मान लो एम्प्लॉय की हेल्थ इशू है, मींस ही इज रिटायर्ड ड्यू टू द इल हेल्थ। सेकेंड इज कि अगर मान लो एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, एम्प्लॉयर जो है उसका बिजनेस ही बंद हो गया और एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया और उसकी वजह से उसको मिल रहा है तो। एंड तीसरा, अगर मान लो एम्प्लॉय ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है एम्प्लॉयर को कि मेरा जो भी आरपीएफ में पैसा पड़ा है ना, वो आरपीएफ में पैसा पड़ा है वो मेरे नए एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दो, या फिर जो आपका न्यू पेंशन स्कीम होता है 80CCD वाला उसमें अगर ट्रांसफर कर दो, अगर ये इंस्ट्रक्शन के साथ अगर वो रिटायर होता है तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझता, वापस से बोल रहा हूं मैं कि देखो मैंने क्या बोला, रिटायरमेंट के टाइम पे जो आरपीएफ से पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(12), बट उसमें कंडीशन है कि 5 ईयर्स या उससे ज्यादा का सर्विस होना चाहिए। अगर 5 ईयर्स से कम का सर्विस है तो जितना एग्जेम्पशन आपने लिया था एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे एज वेल एज वो इंटरेस्ट पे 9.5% वाला, उतना वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस यहां पे एक चीज समझना, 5 साल का सर्विस रेंडर्ड नहीं किया और आप रिटायर हो रहे हैं, बट 3 केसेस में रिटायर हो रहे हैं तो भले रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कब? अगर एम्प्लॉय इल हेल्थ की वजह से रिटायर हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस है वो शट डाउन हो गया, या फिर एम्प्लॉयर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मेरा जो आरपीएफ में पैसा पड़ा है वो मेरे न्यू एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दो, या एनपीएस अकाउंट में न्यू पेंशन स्कीम वाला जो है नेशनल पेंशन स्कीम उसमें अगर ट्रांसफर कर दो, ये इंस्ट्रक्शन के साथ जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक पॉइंट यह आता है कि सर देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो आप इग्नोर करते हो और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, एसपीएफ के केस में तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है, और आरपीएफ के केस में 9.5% तक एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन यह है कि ये जो एग्जेम्पशन मिल रही है इंटरेस्ट पे, यहां पे एसपीएफ में पूरा एग्जेम्प्ट और आरपीएफ में 9.5% तक एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो एसपीएफ और आरपीएफ में किसी भी साल में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस इट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ द 2,50,000। 2,50,000 तक कंट्रीब्यूशन है तो ही उसी पे ये एग्जेम्पशन मिलेगा करके इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख तक हो सकता है। तो 5 लाख तक अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर वाले पे टैक्सेबल हो जाएगा।
तो मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो जो कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में या आरपीएफ में, सर कितना कर सकता है, तो देखो कितना भी कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। एसपीएफ के केस में पूरा एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ के केस में 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आपका कंट्रीब्यूशन अप टू 2,50,000 है। 250 से ऊपर वाला है तो ऊपर वाले पे नहीं मिलेगी, 250 पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ये लिमिट 5 लाख की हो जाएगी। 5 लाख तक एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो उस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो 9.5% तक, या फिर एसपीएफ के केस में पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर मान लो वो 2,50,000 या 5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है तो ऊपर वाले पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एम्प्लॉय के हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट। चलिए लास्ट पार्ट इज यूआरपीएफ। यूआरपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब एक चीज समझना, ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है करके, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है, आप यहां पे ऐसे लिखेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहां पे नॉट प्रिंट नहीं हुआ था, देख लेना। तो प्रोविडेंट फंड विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज कॉल्ड यूआरपीएफ। अब यूआरपीएफ के केस में क्या होता है, एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन तो इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो डालते टाइम एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी बाबू जब आएगा उस पर अक्रू होगा तब एग्जेम्प्ट है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डालते टाइम जो है वो एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट जो आएगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जब इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तब एग्जेम्प्ट है। लेकिन बाबू रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा तब क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा उसमें एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन वापस मिल गया तो वो आपको इग्नोर करने का, क्योंकि उस पे तो ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ था। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो अगर अभी मिला रिटायरमेंट के टाइम पे, क्योंकि उस एम्प्लॉयर ने यूआरपीएफ में पैसा डाला था, अब रिटायरमेंट के टाइम पे वो बड़ा पैसा मिला तो और उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना था वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट रहेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखो मैंने क्या बोला, बात कर रहे हैं यूआरपीएफ की। यूआरपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसका आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिकॉग्निशन नहीं ले रखा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डालते टाइम एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी अक्रूड होगा तब एग्जेम्प्ट है। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिला, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन वापस मिला, वो एग्जेम्प्ट है, इग्नोर कर दो बेसिकली। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो मिला और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया वो एकदम लमसम साथ में मिला, सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दो, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला वो आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड प्रोविडेंट फंड जैसा ही होता है लेकिन उसमें एनुअली कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं। तो सुपर एनुएशन फंड में अगर एम्प्लॉय ने कुछ पैसा डाला वो इग्नोर करने का और उसको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 7,50,000 पर एनम। तो एम्प्लॉयर ने अगर एसपीएफ में पैसा डाला है, दैट इज सॉरी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में एएसएफ में पैसा डाला है एम्प्लॉयर ने, तो अप टू 7,50,000 पर एनम तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और गाइज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो पूरा एग्जेम्प्ट है, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1013। तो मैंने क्या बोला, देखो सुपर एनुएशन फंड अप्रूव्ड वाला, अप्रूव्ड वाले में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, लेकिन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है एएसएफ में उसका एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है अप टू 7,50,000 पर एनम, और वो लिमिट आएगी 1727 में। ये 1727 क्या है अभी मैं बताऊंगा। और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी आपका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड हुआ तो, और अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होगा जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का था। चलिए एक और बात चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द वीआरएस। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। आप अगर वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले रहे हैं तो वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको वीआरएस दे रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन दे रहा है, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलती है, और ये एग्जेम्पशन मिलती है आपकी अंडर सेक्शन 1010C में। और 1010C में एग्जेम्पशन कितना मिलता है कि जितना आपका सैलरी पर मंथ है मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और यहां पे फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। इवन 6 महीने से ज्यादा का फ्रैक्शन है उसको आपको इग्नोर करना है। तो आपको क्या बोला, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस।
salary per month multiplied by number of remaining month of service, and third is the actual amount received और maximum 5 लाख whichever is lower है उतने का exemption आपको मिल जाएगा। तो देखो VRS मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्या आपकी बहुत एज होने वाली है, अभी रिटायरमेंट आने ही वाला है और उससे पहले आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेते हो, तो यहां पे आपको एग्जाम्शन मिलेगा। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? आपका सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ। इन सिंपल वर्ड में बता दूं, ये आपका 3 मंथ का सैलरी हो गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ द सर्विस, कि अगर आपकी सर्विस आप पूरे करते हैं तो रिमेनिंग सैलरी आपको कितना मिलता। तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और चौथा मैक्सिमम 5 लाख विचएवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। और यहां पे भी सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन कर दीजिए। नोट नंबर 13 आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। इसमें क्या होता है, आपको अगर जॉब से निकाल दिया जाता है, अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी आपने एसएम में पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको एग्जाम्शन मिलेगा। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? जो कंपनसेशन है एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैक्सिमम 5 लाख विचएवर इज लोअर। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन कैसे निकालेंगे? 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 3 मंथ, और यहां पे एवरेज सैलरी में बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन ले लीजिए, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो देखो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 3 मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स लेते टाइम अगर 6 मंथ से ज्यादा का मंथ का अगर आपका फ्रैक्शन है तो आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट पे चल रहे हैं परक्यूजिट, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है परक्यूजिट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द परक्यूजिट। अब एक बात बताइए सर, परक्यूजिट और अलाउंसेस में क्या फर्क है? एक तो होता है अलाउंस करके, जो अपन ने पढ़ा था कितना टीसी उधर है। अब एक बात समझो, अलाउंसेस में क्या होता है कि आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, आपको खर्चा करना है तो करो, नहीं करना तुम्हारी मर्जी, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। जैसे आपको एचआरए मिल गया, हाउस रेंट अलाउंस, तो एचआरए जब आपको मिल गया, अब आप घर पे रहो, रोड पे रहो, रेलवे स्टेशन पे रहो, आपकी मर्जी है वहां रहो, हर महीने आपको मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड अलाउंस, जो मॉनेटरी पार्ट रहता है, पैसा मिलता है। एक होता है परक्यूजिट। परक्यूजिट क्या होता है कि जिसमें आपको जो है ना वो फिक्स अमाउंट नहीं मिलता, मींस आपको कुछ बेनिफिट दिया जाता है, कुछ परक्यूजिट दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड योर परक्यूजिट। अब एक बात समझो, अगर आपको एचआरए मिला, हाउस रेंट अलाउंस मिला, वो अलाउंस है, बट अगर आपको हाउस फैसिलिटी मिल गई, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया, मींस रहने को घर दे दिया, तो एक तो होता है रहने को घर देना, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट। बट अगर मान लो हाउस रेंट अलाउंस दिया, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। तो अलाउंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, अब अपन बात कर रहे हैं परक्यूजिट। सो और सबसे पहला परक्यूजिट हम आपको सिखाने वाले हैं, दैट इज द एलटीसी। एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। अब एक बात समझना, ये लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि अपना जो एम्प्लॉयर रहता है, वो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को घूमी घूमी करने भेजता है, घूमने के लिए भेजता है, और घूमने के लिए कहां भेजता है? इंडिया में कहीं पे भी। तो इंडिया में अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो और जो ट्रेवल का खर्चा होता है वो अगर एम्प्लॉयर आपका पे करता है तो उसको बोला जाता है लीव ट्रेवल कंसेशन। अब ये लीव ट्रेवल कंसेशन में जितना भी खर्चा होता है उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन कितना मिलता है? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ट्रेवल किससे कर रहे हो। अगर ट्रेवल उड़ के जा रहे हो, मींस बाय एयर जा रहे हो करके, ठीक है, फ्लाइट से जा रहे हो, तो जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया और इकोनॉमी क्लास का फेयर जो रहेगा विचएवर इज लोअर रहेगा, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमी क्लास का फेयर विचएवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने जो ट्रेवल किया वो किसी अदर मोड से किया, तो जैसे आप बाइक लेके गए करके, ठीक है, लद्दाख जा रहे, या फिर आप क्या बोलते हैं ट्रक में बैठ के चले गए, गाड़ी लेके चले गए, रेलवे से चले गए, बस से चले गए, किसी और मोड से गए, तो क्या होगा? तो आप जहां पे जा रहे हो क्या वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है? अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया है और फर्स्ट क्लास रेलवे का एसी फेयर जो होता है विचएवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और फर्स्ट क्लास रेलवे का एसी फेयर विचएवर इज लोअर। लेकिन आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे रेलवे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां पे क्या कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, या ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड बस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है? अगर वो है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डिलक्स क्लास का बस फेयर विचएवर इज लोअर है, उतने का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन आप कहीं ऐसे झुमरी तले जा रहे हैं जहां पे ना तो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, ना ही रिकॉग्नाइज्ड बस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा पता है? जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया और जहां आप जा रहे हैं उसका जो सिमिलर डिस्टेंस का रेलवे फेयर कितना है, तो फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस ले लेंगे और विचएवर इज लोअर है, उतने का एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, इंडिया में आप घूमी घूमी करने जा रहे हो और आपका जो ट्रेवल का खर्चा है वो आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास का फेयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना आपने किया विचएवर इज लोअर। लेकिन आप किसी अदर मोड से जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे रेलवे अवेलेबल है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और फर्स्ट क्लास का रेलवे एसी फेयर विचएवर इज लोअर।
अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डिलक्स क्लास का बस फेयर विच एवर इज लोअर। अगर वहां पे आपका रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जाम्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, इसमें घूमी घूमी करने के लिए किसको किसको लेके जा रहे हैं, तो घूमने के लिए जो है वो एग्जाम्शन किस किस पे मिलेगा, या तो एम्प्लॉय पे एक तो मिलेगा, और एम्प्लॉय की जो स्पाउस रहेगा, एम्प्लॉयर का जो स्पाउस रहेगा उस पे मिलेगा। तो एसएससी जो एम्प्लॉय है वो घूमने जा सकता है, उसके साथ में स्पाउस पे मिलेगा, एंड गाइस चिल्ड्रन पे मिलेगा, एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में मदर फादर ब्रदर सिस्टर, तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर में से अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो उस रिलेटिव को भी साथ में लेके जाओ, एम्प्लॉयर ने पैसा दिया उसका भी एग्जाम्शन मिलेगा। तो एग्जाम्शन किस किस के ट्रेवल पे ले सकते हैं, या तो एम्प्लॉय और उसके साथ में स्पाउस और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव, और डिपेंडेंट रिलेटिव में आएगा यहां पे मदर फादर ब्रदर सिस्टर। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो बच्चे हैं ना, बच्चों को घुमाने ले के जा सकते हैं, उसको जो भी पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है उस पे एग्जाम्शन ले सकते हैं। बट ध्यान रखना, अगर वो बच्चे जो है वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद में बॉर्न हुए हैं, उनका बर्थ डेट है वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद वाला है, तो मैक्सिमम 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चों का ही आपको एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन गाइस इसमें एक चीज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर मान लो पहली बार में आपका एक ही बच्चा हुआ और दूसरी बार में ट्विंस हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो टोटल बच्चे 3 हो गए, लेकिन हमको थोड़ी पता था दूसरी बार में 2 बच्चे होंगे करके, ठीक है, टोटल 3 बच्चे हो गए तो एग्जाम्शन पूरे 3 पे मिल जाएगा। लेकिन गाइस पहली बार में ही अगर आपके 2 बच्चे हो गए तो फिर रुक जाते ना, पहली बार अगर ट्विंस हो गए तो रुक जाते, रुक जाना जानम रुक जाना, बट रुके ही नहीं। दूसरी बार एक और बच्चा हो गया तो टोटल आपके 3 बच्चे हो गए, तो यहां पे आपको एग्जाम्शन है वो सिर्फ 2 बच्चों का ही मिलेगा। तो देखो पहली बार अगर 2 बच्चे हुए, पहली बार अगर 2 बच्चे हो गए तो दूसरी बार रुक जाते भाई, तो 2 ही बच्चों का एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन अगर पहली बार एक हुआ था और उसके बाद ट्विंस हुए या मल्टीपल बर्थ हुए तो उस पर्टिकुलर केस में जितने भी बच्चे हैं उनका एग्जाम्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मीन जैसे हॉस्पिटल में इलाज वगैरह कराता है और उसका पैसा एम्प्लॉयर देता है, तो वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। तो देखो अगर आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हो रहे हैं या गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल उसमें हो रहा है और पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, ये बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन आपको तो किसी प्राइवेट नर्स के पास में ट्रीटमेंट कराना है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर अदरवाइज कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है तो जितना भी बेनिफिट दिया जा रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन अगर मान लो ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट हो रहा है और जितना भी पैसा है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसमें कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा, कितना बेनिफिट एग्जेम्प्ट होगा। तो देखो इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो वहां खर्चा किस किस का होगा, एक तो ट्रीटमेंट का होगा, एक वहां पे स्टे का होगा और तीसरा वहां पे ट्रेवल का होगा। अब एक चीज समझना, ट्रीटमेंट का खर्चा और वहां पे जो स्टे का खर्चा है उसमें एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जितना आरबीआई की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। आरबीआई की जितनी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है ना उतना बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर बेनिफिट दिया तो ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो वहां ट्रीटमेंट का जितना खर्चा हुआ एंड स्टे का खर्चा जितना हुआ उसमें आरबीआई के जितना लिमिट प्रिस्क्राइब, वो एग्जाम में आपको दे रखा होगा कि आरबीआई का लिमिट इतना है। नॉर्मली क्या होता है, अभी एलआरएस स्कीम है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, और उसमें 1 साल का $250,000 तक है, वो इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते हो। तो भाई साहब यहां पे आरबीआई की जितनी लिमिट रहेगी उतना आपका एग्जेम्प्ट है, ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर अगर मान लो ट्रेवल का खर्चा है, तो फ्लाइट से गए और फ्लाइट से आए, ट्रेवल का खर्चा और उसका भी पैसा एम्प्लॉयर ने दिया, तो इस बेनिफिट का क्या होगा, तो उसमें क्या करना है आपको देखना है कि एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। अगर एम्प्लॉय जो है उसका ग्रॉस टोटल इनकम इज विद इन द लिमिट ऑफ द 2 लाख रुपीज, मींस उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं, अप टू 2 लाख है, अप टू 2 लाख रुपीज है, तो उसके केस में क्या होगा, जो ट्रेवल का बेनिफिट है ना वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2 लाख से ज्यादा है तो ट्रेवल का बेनिफिट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए मेडिक्लेम कराता है। मेडिक्लेम का मतलब होता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने पे किया एम्प्लॉय के लिए तो ध्यान रखना वो एम्प्लॉय के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो टैक्सेबल नहीं होगा, पेड बाय द एम्प्लॉयर। एक और चीज समझना, ये जो आपका मेडिकल जो फैसिलिटी है उसमें जो एग्जेम्पशन मिल रहा है, जैसे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया के बाहर कराया एंड ऑल, तो ये एग्जेम्पशन किसके लिए मिल सकता है, तो एक तो ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, एम्प्लॉय का या तो खुद का है या फिर स्पाउस का है या चिल्ड्रन का है, और डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव का मतलब मदर फादर ब्रदर सिस्टर। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका जो स्टे और ट्रेवल का खर्चा है ना वहां पे वो एग्जेम्पशन मिलेगी, वो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए मिलेगी, एक तो जो पेशेंट जा रहा है उसका और दूसरा एक अटेंडेंट। ऐसा नहीं कि सब लोगों को बारात वहां पे अटेंडेंट करके लेके चले गए तो उसमें एम्प्लॉयर बेचारा पैसा भी दे रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन किस पे मिलेगा पता है, एक तो पेशेंट पे और दूसरे अटेंडेंट पे। अब एक और चीज समझना, होता क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि एम्प्लॉय ने अगर
ट्रीटमेंट कराया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, तो ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस कोविड में तो ऐसा जरूरत हुआ था ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया था। तो कोविड के टाइम पे एक ऐसा कंडीशन है कि कोविड वाले टाइम में भले प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, कोविड वाले टाइम में भले प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया है, और अगर पैसा जो है वो एम्प्लॉयर ने दिया है तो भी ये बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट देयर आर सर्टेन कंडीशन। तो देखिए क्या देखा है, एग्जेम्पशन इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटिंग टू कोविड-19 सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड। और कंडीशन क्या नोटिफाई की है, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर होना चाहिए, वो सबमिट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। और नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर फॉर कोविड-19 और इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 suffered within the 6 months from the date of being determined as COVID positive and certificate in respect of all the expenditure incurred on the treatment। तो कोविड से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हुई थी या कोविड का ट्रीटमेंट कराया और वो भले प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो अभी तक मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट बताया, एक बार वापस से रिवाइज करा। तो देखो मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं। तो देखो इंडिया में ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको देखना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में हो रहा है, एम्प्लॉयर के ओन हॉस्पिटल में हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है पूरा। बाकी कहीं हो रहा है तो टैक्सेबल है, बट एक्सेप्शन है कोविड वाला। अब एक बात समझना, इंडिया के बाहर हो रहा है तो इंडिया के बाहर में कैसा है ना, ट्रीटमेंट का खर्चा और जो स्टे का खर्चा है उसमें एग्जेम्पशन उतना मिलेगा जितना आरबीआई की लिमिट है। ट्रेवल के खर्चे में एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब जीटीआई अप टू 2 लाख है। अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है तो ट्रेवल का बेनिफिट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट किसके लिए होना चाहिए, एम्प्लॉय के खुद के लिए या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए या डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। डिपेंडेंट रिलेटिव में मदर फादर ब्रदर सिस्टर ही आएंगे, यहां पे ध्यान रखना ग्रैंड फादर वगैरह नहीं आते हैं। जब आप एक क्वेश्चन करोगे उसमें ग्रैंड फादर का ट्रीटमेंट वगैरह कराया तो वो सब ग्रैंड फादर वगैरह यहां पे नहीं आते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट और विदाउट इंटरेस्ट। गाइस ऐसा बहुत बार होता है ना, एम्प्लॉयर के पास जाता है कि साहब प्लीज मुझे लोन दे दो, मेरी शादी करनी है, पैसा दे दो करके, ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा या कम इंटरेस्ट दूंगा। तो ये भी तो बेनिफिट दिया जाता है, ये भी तो बेनिफिट दिया जाता है, तो इसमें ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे या विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया एम्प्लॉयर ने तो यहां पे इंटरेस्ट बेनिफिट है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा पता है, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है मल्टीप्लाई करो एसबीआई इंटरेस्ट रेट एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, मींस व्हाट इज द एसबीआई इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉई। जैसे एसबीआई का इंटरेस्ट रेट है मान लो 9% है और एम्प्लॉय जो है वो 4% का इंटरेस्ट दे रहा है तो 5% इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला, तो आउटस्टैंडिंग लोन मल्टीप्लाई बाय 5% है, इतना इंटरेस्ट बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन गाइज यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये जब आप लोन आउटस्टैंडिंग लेते हो ना, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ लेने का, इसका मतलब अप्रैल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम अप्रैल के एंड में जितना आउटस्टैंडिंग लोन है उस पर कैलकुलेट होगा। मई का इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए मई के एंड में जो लोन आउटस्टैंडिंग है उस पर कैलकुलेट होगा। अगर दिसंबर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो दिसंबर के एंड में कितना लोन आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन गाइस ध्यान रखना, अगर छोटा छोटा लोन है जैसे 20,000 रुपीज तक का अगर लोन है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट बेनिफिट टैक्सेबल नहीं करने का। एक और चीज समझना, अगर बेचारे एम्प्लॉय को कुछ बीमारी हो गई, दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई, स्पेसिफाइड डिजीज हो गई, कैंसर वैंसर हो गया और उसको उसका ट्रीटमेंट कराना है और वो ट्रीटमेंट के लिए अगर अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है तो उसमें इंटरेस्ट बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो क्या गिफ्ट भी टैक्सेबल होगा? अगर वो गिफ्ट मनी में दिया जाता है तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर इन काइंड दिया जाता है, जैसे मान लो कोई वाउचर दिया जाता है या इन काइंड दिया जाता है तो उसकी वैल्यू अगर लेस देन 5,000 पर एनम है ना तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 5,000 रुपीज या उससे ज्यादा है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, ईसॉप दिया जाता है, ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉयर से कुछ शेयर मिलते हैं वो रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं, मींस फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे मिलते हैं, उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप। अब ईसॉप के केस में बेनिफिट होगा किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट होगा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है माइनस उसने कितना पैसा दिया इशू प्राइस, वो डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, जितना बेनिफिट है वो बेनिफिट आपका परक्यूजिट माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एफएमवी कौन से दिन की लेनी है, एफएमवी आप उस दिन की लेंगे जिस दिन उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया।
एम्प्लॉय ने ऑप्शन को जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वो फेयर मार्केट वैल्यू लेके आपको कैलकुलेट करना है। अब एक और चीज समझना, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर कोई भी शेयर है वो लिस्टेड शेयर है, तो लिस्टेड शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है पता है? जिस दिन उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन का आपका एवरेज लेना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सॉरी एवरेज लेना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेने का है, जैसे मान लो रिलायंस का शेयर है जो कि लिस्टेड शेयर है और रिलायंस वालों को ईसॉप मिला, तो रिलायंस का शेयर जिस दिन ईसॉप का ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन ओपनिंग प्राइस क्या थी और क्लोजिंग प्राइस क्या है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसका आप एवरेज ले लो। जैसे ओपनिंग प्राइस रिलायंस की मान लो 2000 थी और क्लोजिंग प्राइस है वो 2200 थी, तो 2100 रुपया आपका एवरेज आ गया, तो 2100 रुपया इज अ फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन गाइस मान लो वो जो शेयर है वो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो क्या करने का, आपको वो वाले स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस लेने का जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है। मतलब दोनों में से ज्यादा वॉल्यूम कहां पे हुआ है, दोनों में से ज्यादा वॉल्यूम कहां हुआ है, वो वाले स्टॉक एक्सचेंज का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस लेने का। जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मली क्या होता है कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी होता है ना, एनएससी में ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो एनएससी में ओपनिंग किस पे हुआ था, क्लोजिंग किस पे हुआ था, उसका एवरेज ले लो। लेकिन गाइस यहां पे एक और चीज समझना, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन मान लो शेयर मार्केट बंद है, तो उस दिन कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, तो क्या करने का, आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस लेना है। अगर जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया देयर इज नो ट्रेडिंग ऑन दैट डे, तो आपको क्या करना है पता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस लेना है। देखो यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज नहीं करना, आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस आपको लेना है। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर है वो अगर लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो अगर लिस्टेड नहीं है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन है वो मर्चेंट बैंकर करेगा। कौन करेगा, मर्चेंट बैंकर है वो, मर्चेंट बैंकर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपको कोई भी असेट यूज करने के लिए दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर बोलता है चलो असेट ले लो यूज करने के लिए, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई असेट यूज करने के लिए दी जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया, आपके घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया, तो ये बेनिफिट फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इवन अगर वो कंप्यूटर लैपटॉप को आप फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जैसे आपको एम्प्लॉयर ने कोई लैपटॉप दे दिया, वो लैपटॉप पे सिर्फ आप मूवी देख रहे हो करके, ठीक है, वही वाली मूवी देखते हो आप पूरे दिन, जो है वो वेब सीरीज देखते हो, मूवी देखते हो वहां पे करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में भले आप वहां पे स्क्विड गेम देख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा, वो बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आपको कोई और असेट यूज करने के लिए दी, जैसे आपको बाइक दे दी या फिर एसी दे दिया, टीवी दे दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा, आपको ये देखना है। क्या वो असेट ओन बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की खुद की है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करने का 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट था 10% पर एनम के हिसाब से, अगर मान लो 6 मंथ यूज किया तो 10% निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो, अगर मान लो 3 मंथ यूज किया है तो 10% निकाल के 3 डिवाइड बाय 12 कर दो, उतना बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन अगर वो असेट है वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लाके और फिर एम्प्लॉय को दिया यूज करने के लिए, तो एम्प्लॉयर ने जितना भाड़ा पे किया है उतना भाड़ा है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है वो एम्प्लॉय को ट्रांसफर की जाती है कम पैसे में, जैसे मान लो मेरे पास में एक कंप्यूटर था, मैं ज्यादा यूज करता नहीं था, मेरा एम्प्लॉय आके बोलता है सर ये कंप्यूटर मुझे दे दो ना 2000 में, मैंने दे दिया उसको। या फिर मान लो मेरे पास में एक गाड़ी थी, कार थी, और वो कार मैं ज्यादा यूज कर नहीं रहा था, मेरा एम्प्लॉय आके मुझे बोलता है कि सर ये कार मुझे दे दो ना 50,000 में, मैंने एम्प्लॉय को दे दी। देखो पहला क्या था, यूज ऑफ मूवेबल असेट, फर्क है, और अब है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। यूज ऑफ मूवेबल असेट का मतलब होता है यूज करने के लिए देना, और ट्रांसफर का मतलब होता है कि कम रेट में एम्प्लॉय को बेच देना असेट। तो अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट में टैक्सेबल कितना होगा एम्प्लॉय के हाथ में, जो भी उस असेट की WDV होगी माइनस कंसिडरेशन उसने कितना पे किया है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड बाय एम्प्लॉय, जो डिफरेंस रहेगा दैट डिफरेंस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये WDV ऑफ असेट कैसे निकालना है, तो WDV ऑफ असेट निकालने के लिए जब असेट खरीदा था एम्प्लॉयर ने और जब एम्प्लॉय को बेच रहा है वो, उसके बीच में कितने कंप्लीटेड ईयर है, उतने कंप्लीटेड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना है, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर मतलब जो पूरे पूरे साल है, वो फ्रैक्शन है तो छोड़ दो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने कोई असेट है वो खरीदी थी 15 जुलाई 2022 को, 2022 को, और उसने एम्प्लॉय को बेचा ऑन द 10 दिसंबर 2024,
तो कितने कंप्लीटेड हुए ईयर हुए? तो देखो 15 जुलाई 2022 से लेके और आपका 14 जुलाई 2023 एक साल हुआ, 14 जुलाई 2024 दो साल हुआ, उसके बाद दिसंबर, तो वो तो कंप्लीटेड ईयर नहीं है ना, तो आपको 2 इयर्स का डेप्रीशिएशन लेस करना है। बट ये 2 इयर्स का डेप्रीशिएशन आप लेस कौन सी मेथड से करोगे? तो इसमें ध्यान रखना, अगर मान लो वो कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर कंप्यूटर, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उस पर आपको डेप्रीशिएशन का लेस करना है एट द रेट 50% WDV मेथड से। तो एक्विजिशन से लेकर ट्रांसफर की डेट तक जितने कंप्लीटेड ईयर होता है उसके लिए आप डेप्रीशिएशन लेस करो 50% WDV मेथड से। अगर वो मान लो मोटर कार है तो उसमें आपको 20% WDV मेथड से, एंड गाइस वो अदर असेट है तो 10% SLM मेथड से। अगर वो अदर असेट है तो 10% SLM मेथड से। देखो कंप्यूटर और बेटा मोटर कार में 50% 20% WDV मेथड था, लेकिन यहां पे एनी अदर असेट के केस में आपका 10% SLM मेथड से आपको डेप्रीशिएशन लेस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू द लंच फैसिलिटी। अब एक बात समझना, ये लंच फैसिलिटी क्या होता है? आपको पता रहेगा ऑफिस में जैसे आपको फ्री में खाना दिया जाता है, ऑफिस में आपको फ्री में खाना दिया जाता है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, लंच फैसिलिटी अगर आपको ऑफिस में दी जाती है उसमें पर मील की वैल्यू 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट है, 50 रुपीज से ज्यादा टैक्सेबल है। जैसे आपको खाना दिया जा रहा है, वो खाने की वैल्यू अगर 80 रुपीज है तो 30 रुपीज विल बी द टैक्सेबल, लेकिन वो भी खाना आपको ऑफिस आवर्स में देना चाहिए, ऑफिस में देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको सुबह सुबह अगर 2 बिस्किट के साथ चाय दी जाती है, जैसे गुड डे बिस्किट दी जाती है जिससे कि आपका डे गुड हो करके, ठीक है, तो गुड डे बिस्किट, चाय, कॉफी दिया जाता है, तो सर क्या ये बेनिफिट टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो बाबू, नो, ये वाला बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप रिमोट एरिया में काम करते हो और वहां पे अगर आपको कोई लंच फैसिलिटी दी जाती है, जैसे आप कहीं जंगल में काम करते हो, जंगल में 2 काम करने वाले, ठीक है, तो जंगल में 2 प्यार करने वाले नहीं, काम करने वाले, जंगल में अगर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में और वहां आसपास कोई है ही नहीं खाने की जगह और वहां पे खाना दिया जा रहा है, तो वो पूरा बेनिफिट आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी बोल सकते हो इसको। ये कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है एम्प्लॉयर है, कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में, एएसएफ में या एनपीएस में। आरपीएफ का मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एएसएफ का मतलब अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एंड एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या एएसएफ में अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में या एनपीएस में, तो बेटा एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? तो देखो आरपीएफ में क्या था, 12% ऑफ सैलरी से ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। एएसएफ में क्या था, मैंने बोला था 7,50,000 से ज्यादा अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया तो ज्यादा वाला टैक्सेबल होगा। और एनपीएस में तो जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब एक बात समझना, ये जो सेक्शन होती है 1727, ये क्या बोलती है बताए, कि इन तीनों में मिला के आरपीएफ प्लस एएसएफ प्लस एनपीएस, इन तीनों में मिला के अगर एम्प्लॉयर ने 750 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया तो जितना भी इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 है ना, वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट माना जाएगा और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस में 9,50,000 कंट्रीब्यूट किया, तो 9,50,000 में 750 से ऊपर कितना है आपका, 2 लाख रुपीज है। तो गाइस दिस 2 लाख रुपीज इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी एज अ परक्यूजिट। तो सेक्शन 1727 क्या बोलती है पता है, कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में या एनपीएस में या फिर आपका एएसएफ में अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, और वो 750 से ऊपर वाला है, तो जितना 750 के ऊपर वाला है, इन एक्सेस ऑफ 750 से ऊपर वाला है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, और वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैं बताऊं यहां पे जैसे 750 के ऊपर कितना है, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन, तो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्यूजिट। तो क्या बोला, देखो एम्प्लॉयर ने आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस में 7 टोटल सबका मिला के 750 से ज्यादा किया ना, तो 750 के ऊपर वाला जितना भी होगा ना, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और बात समझना, ये 750 के ऊपर वाला जो है ना, अब इस पे हर साल जितना इंटरेस्ट अक्रूड होगा ना, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, और वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 1727A। 1727A क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए 750 से ज्यादा आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ में डाला, तो 750 के ऊपर वाला तो परक्यूजिट माना ही जाएगा। अब वो ऊपर वाले पे हर साल जितना इंटरेस्ट अक्रूड होगा ना, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। लेकिन सर ये इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे?
कि कितना इंटरेस्ट 750 के ऊपर वाले पे है, तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। और वो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला इज अ टीपी मींस कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, दैट इज टीपी। पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर एंड PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहां पे बेसिकली वो इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल होगा, तो आप एक काम करो, पहले ले लो PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर, PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आप बोलोगे चलो एक एक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले टीपी का मतलब कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 1727A, तो ये तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। पीसी डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होगा? पीसी का मतलब होता है प्रेजेंट करंट ईयर, आप ऐसे याद रख लो, प्रेजेंट करंट ईयर। सो पीसी का मतलब होता है कि करंट ईयर में 750 से ज्यादा कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। तो जैसे इस एग्जांपल में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 950, तो 750 के ऊपर कितना है? 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पीसी डिवाइड बाय 2 कर दो। और PC2 का मतलब PC डिवाइड बाय 2, पीसी का मतलब होता है कि प्रेजेंट करंट ईयर है, उसमें एम्प्लॉयर ने 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, वो तुम्हारा पीसी हो जाएगा। तो पीसी डिवाइड बाय 2। उसके बाद सर एक बात बताओ, PC1 का मतलब क्या एंड TP1 का मतलब क्या? तो PC1 का मतलब होता है कि पिछले सालों में मींस प्रीवियस ईयर 2021 या उसके बाद, लेकिन लास्ट ईयर तक, प्रीवियस ईयर 23-24 तक। तो प्रीवियस ईयर 2021, 21, 22, 22, 23, 23-24, मतलब पिछले सालों में एम्प्लॉयर ने 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, वो आ जाएगा तुम्हारे PC1 में। और TP1 का मतलब होता है कि पिछले सालों में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था अंडर सेक्शन 1727A, वो आ जाएगा TP1 में। अब आप बोलोगे आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब रेट। और रेट आपको कैसे निकालनी है? रेट आपको निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। और आई का मतलब होता है कि करंट ईयर में आपको आरपीएफ, एनपीएस एंड एएसएफ से कितना इनकम हुआ, दैट इज कॉल्ड आई। और एफ एवरेज का मतलब होता है कि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आरपीएफ में, एनपीएस में, एएसएफ में कितना है, उसका एवरेज ले लो, दैट इज कॉल्ड योर एफ एवरेज। तो यहां पे आपका जो है, जो भी आएगा, दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट अंडर सेक्शन 1727A। तो 1727A क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयर जो 750 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो तो टैक्सेबल होगा 1727 में। अब उस पे हर साल जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा वो भी टैक्सेबल होगा, बट उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो, बड़ा सिंपल है, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। पीसी का मतलब होता है कि प्रेजेंट करंट ईयर में 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ, वो ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय आर। एंड गाइस, यहां PC1 प्लस TP1, PC1 का मतलब पिछले सालों में 750 से ज्यादा एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था, दैट इज PC1। एंड TP1 का मतलब होता है पिछले सालों में आपका 1727A में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया था, दैट इज कॉल्ड TP1। अब आप बोलोगे आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। आई का मतलब करंट ईयर में आपको आरपीएफ, एनपीएस एंड एएसएफ पे कितना इनकम आया, दैट इज आई। और गाइस, डिवाइड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज का मतलब आपका एनपीएस में, आरपीएफ में, एएसएफ में ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, उसका एवरेज ले लो करके, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज कॉल्ड योर एफ एवरेज करके, ठीक है। तो यहां पे जो आपको रेट निकल के आ जाएगी, वो रेट को मल्टीप्लाई करना है, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट और प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी आएगा इतना इंटरेस्ट इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द रेंट फ्री अकोमोडेशन, या जिसको हम लोग हाउस फैसिलिटी भी बोलते हैं। तो हाउस फैसिलिटी या रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब एक बात समझना, आपके हाथ में रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है आपको घर रहने के लिए दिया, तो कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा, कितना बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। पहले अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट घर रहने के लिए आपको मिला, तो उसमें टैक्सेबल होगा एज पर द लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड गाइस, जो लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट है ना, ये लाइसेंस फीस आपको एग्जाम में दे रखी होगी। तो जब भी आप एग्जाम देंगे, उस एग्जाम में ये लाइसेंस फीस दे रखी होगी। दूसरा, अगर आपका कोई अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय का मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो अब आपको देखना है कि जो भी हाउस है, इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का घर है,
और एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल कितना होगा पता है? आइदर 5% और 7.5% और 10% ऑफ सैलरी। 5% और 7.5% और 10% ऑफ द सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन 5% तब लेना है जब लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। अगर उसके हिसाब से उस प्लेस का पॉपुलेशन 15 लाख तक ही है, मींस उस एरिया का पॉपुलेशन, उस सिटी का पॉपुलेशन इज अप टू 15 लाख, तो आपको 5% लेना है। लेकिन 15 लाख से ज्यादा है, अप टू 40 लाख तक पॉपुलेशन है, तो आपको 7.5% लेना है। और अगर पॉपुलेशन आपका 40 लाख से भी ज्यादा है तो आपको 10% लेना है। तो 5% कब लोगे? जब उस सिटी का पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है। अगर 15 लाख से ज्यादा अप टू 40 लाख तक है तो आप 7.5% लेंगे, और अगर 40 लाख से भी ज्यादा है तो आपको 10% लेना पड़ेगा। तो 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर मान लो ये घर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे ले रखा है ये घर और आपको दिया है रहने के लिए, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा 10% ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। अगर आपको होटल फैसिलिटी दिया जाता है, जैसे बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉय को होटल में रहने का फैसिलिटी दिया जाता है, तो 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है, उतने का बेनिफिट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर यहां पे ये बोला हुआ है करके, ठीक है, यहां पे आपका लाइक होटल के केस में भी बोला टैक्सेबल होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एक चीज आप ध्यान रखना करके, ठीक है, होटल के बेनिफिट, हाउस के बेनिफिट, ये सब टैक्सेबल होंगे। लेकिन सबसे पहली चीज तो सर सैलरी का मतलब क्या? क्योंकि ओन बाय एम्प्लॉयर में 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी है। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर में 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है। तो सर सैलरी का मतलब क्या? सैलरी में आपको यहां पे लेना है बीडीबी एसीएम। बीडीबी एसीएम का मतलब होता है, बी का मतलब बेसिक सैलरी ले लीजिए, डी का मतलब आपको डीए इन टर्म्स लेना है, बी का मतलब है आपको बोनस लेना है, बी का मतलब आपको बोनस लेना है, ए का मतलब आपके जो टैक्सेबल अलाउंसेस बचते हैं वो ले लेना है, सी का मतलब आपको कमीशन लेना है। और कमीशन का मतलब ऑल टाइप ऑफ द कमीशन, आइदर इट इज अ टर्नओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन। और एम का मतलब अदर मॉनिटरी इनकम है, आपको लेना है बट परक्यूजिट नहीं लेना। अदर मॉनिटरी इनकम जैसे आपने ओवर टाइम काम किया और ओवर टाइम के लिए पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड अदर मॉनिटरी इनकम। तो यहां सैलरी में क्या लोगे? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस आपका बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस कमीशन प्लस अदर मॉनिटरी इनकम है, वो आपको लेना है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां पे मैंने बोला आपको बीडीबी एसीएम ही लेना है अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट दे रखा है। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब जैसे आपको ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, ये सब आपको इग्नोर करना। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे बीडीबी एसीएम लेते टाइम अगर जो एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया था ना, या आरपीएफ का इंटरेस्ट वगैरह आता था, वो भी इग्नोर करना है। मींस यहां पे सिर्फ यही लेना है, बेसिक, डीए इन टर्म्स प्लस बोनस, टैक्सेबल अलाउंस, कमीशन एंड अदर मॉनिटरी इनकम, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है, परक्यूजिट वगैरह नहीं लेना है। अब एक और चीज समझना, यहां पे ध्यान देना बाबू कि अगर आप बीडीबी एसीएम है ना, वो सिर्फ उतने पीरियड का ही लोगे जिस पीरियड आपने एक्चुअल में घर ऑक्यूपाई किया है। घर आपने ऑक्यूपाई किया है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर अप्रैल से दे दिया, लेकिन आपने ऑक्यूपाई सितंबर से किया है, तो आपको सितंबर से लेना है। आपके एम्प्लॉयर ने जो घर है वो आपको दिया था, वो अप्रैल से दिया था, बट आपने ऑक्यूपाई सितंबर से किया था, तो आपको सितंबर से ही लेना है। अब एक और चीज समझना, होटल के केस में क्या होता है कि जब आप कोई भी कहीं पे आपका ट्रांसफर होता है, जॉब वगैरह चेंज होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको होटल दिया जाता है, और वो होटल अगर 15 डेज तक है तो उसका कोई भी बेनिफिट टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे क्या होता है, बहुत बार अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर के टाइम पे आपको नई जगह पे भी घर दे दिया और पुरानी जगह पे भी घर है, तो नई जगह पे भी घर दे दिया और पुरानी जगह पे भी घर है, तो दो घर है आपके पास। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना, अगर दो जगह घर है तो दोनों घर क्या टैक्सेबल हो गए? आंसर इज अप टू द 90 डेज। मींस 90 डेज तक जो है, 90 डेज जब आपको घर दिया तो 90 डेज तक दोनों घर में से जिसका परक्यूजिट वैल्यू कम वाला रहेगा ना, वो टैक्सेबल होगा, दूसरा वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हो और आपको घर दिया गया, और घर अगर आपको दोनों जगह दे रखा है, तो उसमें क्या होगा, अगर 90 डेज तक है तो 90 डेज तक जहां वैल्यू कम होगी ना, वो वाला घर आपका टैक्सेबल होगा और बाकी वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार घर अगर आपको मल्टीपल ईयर के लिए दे रखा है, मल्टीपल ईयर के लिए, जैसे 5-6 साल के लिए आपको घर दे रखा है, तो उसका ध्यान रखना, हर साल जो परक्यूजिट वैल्यू आप निकालोगे ना, वो आपकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये प्रीवियस ईयर 23-24 के बाद से। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं कि प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको घर दिया और उस साल आपने परक्यूजिट वैल्यू निकाला, वो आपका 5 लाख आ गया।
अब एक बात बताओ, और वो आपको 2-3 साल के लिए दिया है, तो अगले साल का जो प्रीवियस ईयर 24-25 का जो परक्यूजिट वैल्यू होगा ना, वो कैसे निकाल दिया आपने? जैसे वो 15% और लाइक सॉरी नॉट 15%, 5% और आपने 7.5%, 10% उसके हिसाब से निकालोगे। लेकिन वो वैल्यू ध्यान रखना किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 363 हो गया, और लास्ट ईयर का कितना था, 348 आएगा। तो जो भी ये अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट, या आप जो अगले साल की 24-25 पे 24-25 में जो परक्यूजिट वैल्यू निकालोगे, विच एवर इज लोअर है, उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है मोटर कार फैसिलिटी। अगर आपको कार फैसिलिटी दी जाती है, अब देखो, अगर आपको कोई मोटर कार फैसिलिटी दी जाती है और वो पूरा पर्सनल पर्पस के लिए है। अच्छा, मोटर कार फैसिलिटी से पहले एक और चीज मैं बता दूं, ये गाइस जो हाउस फैसिलिटी वगैरह अपन पढ़ रहे थे ना, हाउस फैसिलिटी में अगर आपको फर्नीचर भी दिया जाता है, तो फर्नीचर भी दिया जाता है, तो ये तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट हो गया। इफ इट इज ओन बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऐड कर दो, और अगर इट इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर को ऐड कर दो। अब एक और चीज समझना, हाउस फैसिलिटी के अगेंस्ट में एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को कोई रेंट दे रहा है, तो जितना रेंट दे रहा है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कार फैसिलिटी। अगर मान लो कार आपको फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दे रखा है, तो क्या होगा? अगर आपको कार फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, आप जा रहे हैं, घूम रहे, अयाशी कर रहे हो उस कार में, ठीक है, कोई ऑफिस का काम ही नहीं कर रहे, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दे रखा है, तो ये तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दे रखा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होगा? इफ इट इज ओन बाय एम्प्लॉयर देन 10% ऑफ द कॉस्ट, हायर बाय एम्प्लॉयर देन हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर जो है वो तेल भी भरा रहा है तो उसको भी आप ऐड कर दो। अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का सैलरी भी ऐड कर दो। ये टोटल परक्यूजिट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई कार दी है वो फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए है, सिर्फ आप ऑफिस के काम में उसको यूज लाते हो, तो सिर्फ ऑफिस के काम में यूज करते हो, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अपन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और ये एग्जाम में आता है, और ये एग्जाम में आता है, इसका मतलब ये होता है कि सर एक बात बताओ, अगर कार पार्टली ऑफिस पर्पस के लिए, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, तो क्या होगा? तो देखो, अगर कार जो है वो पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए है, पीओपीपी जिसको बोलते हैं, तो पीओपीपी के लिए अगर कार है, कभी कभी ऑफिस कभी कभी घर, अगर वो कार एम्प्लॉय की खुद की है और तेल भी एम्प्लॉय भरा रहा है, तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ ना, तो नथिंग इज टैक्सेबल। लेकिन कार एम्प्लॉय की है बट तेल एम्प्लॉयर भरवा रहा है, तेल जो है वो पेट्रोल एम्प्लॉयर भरा रहा है, रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया माइनस कर दो उसमें से 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ, जो भी आता है वो लेस कर दो, जो भी बचेगा उतना टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। 1800 पर मंथ तब लेस करना है जब कार है वो अप टू 1600 सीसी है, और अगर मोर देन 1600 सीसी है तो 2400 पर मंथ आप लेस कर दोगे, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर टैक्सेबल परक्यूजिट और टैक्सेबल अमाउंट। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। कार है वो एम्प्लॉय की है, तेल एम्प्लॉयर ने भराया, तो जितना एम्प्लॉयर ने तेल भराया वो ले लो, माइनस कर दो स्टैंडर्ड अमाउंट 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। 1800 पर मंथ तब जब कार है वो अप टू 1600 सीसी है, 1600 सीसी, मोर देन 1600 सीसी है तो 2400 पर मंथ, जो भी आता है वो लेस कर दो, जो बचेगा दिस इज द टैक्सेबल परक्यूजिट। बट एग्जाम में ये भी नहीं आता, एग्जाम में ये आता है कि कार है वो एम्प्लॉयर की है, और अगर तेल जो है वो एम्प्लॉय भरा रहा है, जो मेंटेनेंस चार्जेस है, रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो एम्प्लॉय के हाथ में बेचारे को कम ही बेनिफिट मिला, कुछ टैक्सेबल होगा, थोड़ा सा अमाउंट, कितना, 600 पर मंथ या 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट 600 पर मंथ तब जब कार है वो 1600 सीसी तक है, और 1600 से ज्यादा है तो 900 पर मंथ। और अगर कार एम्प्लॉयर की है और तेल भी एम्प्लॉयर भरा रहा है, ये एग्जाम में आता है, कार एम्प्लॉयर की है, तेल भी एम्प्लॉयर भरा रहा है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ। 1800 पर मंथ तब जब कार अप टू 1600 सीसी है, और 2400 तब जब कार 1600 से ज्यादा है। तो देखो, और मैं बता दूं 1600 सीसी को 1.6 लीटर भी बोलते हैं। तो देखो, वापस से अगर मैं कार की बात करने लगूं, तो देखो, कार पूरा ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो पूरा टैक्सेबल, कार पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो पूरा, नो 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 नो, कार ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो पूरा एग्जेम्प्ट, कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो पूरा टैक्सेबल। लेकिन कार पीओपीपी है, तो कार एम्प्लॉय की है, तेल भी एम्प्लॉय भरा रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। कार एम्प्लॉय की है, तेल एम्प्लॉयर भरा रहा है, तो एम्प्लॉयर ने जितना तेल भराया उसमें से लेस कर दीजिए 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ। ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता है कार एम्प्लॉयर की है
और तेल एम्प्लॉय भरा रहा है तो टैक्सेबल होगा 600 या 900 पर मंथ। कार एम्प्लॉयर की है, तेल भी एम्प्लॉयर भरा रहा है तो टैक्सेबल होगा 1800 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, पीओपीपी में अगर ड्राइवर भी एम्प्लॉयर दे रहा है तो ड्राइवर के टुवर्ड्स 900 पर मंथ है वो आपको ऐड करना है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो एक से ज्यादा गाड़ी आपको पीओपीपी के लिए दी है तो एक गाड़ी तो है वो पीओपीपी के हिसाब से टैक्सेबल होगी और दूसरी वाली गाड़ी फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। बहुत बार क्या होता है, फ्री टिकट्स मिलती है। अगर मान लो कोई फ्लाइट में काम करता है तो फ्लाइट की टिकट फ्री रहती है उनके घर वालों को। तो अगर एयरलाइंस एम्प्लॉय को एयरलाइंस का बेनिफिट मिला देन इट इज एग्जेम्प्ट। रेलवे एम्प्लॉय को रेलवे का बेनिफिट मिला तो इट इज एग्जेम्प्ट। बट अदर एम्प्लॉय को अगर कोई भी बेनिफिट मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एजुकेशन फैसिलिटी। बहुत बार एजुकेशन फ्री दी जाती है एम्प्लॉय के बच्चों को। तो अगर मान लो एम्प्लॉय को एजुकेशन दे रहा है एम्प्लॉयर तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय के बच्चों को दे रहा है तो एम्प्लॉय के बच्चों को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट तभी होगा अगर उसकी वैल्यू 1000 पर मंथ तक है। मींस पर चाइल्ड की जो एजुकेशन वैल्यू है वो 1000 पर मंथ तक है तो एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर वाला है तो बेटा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपकी कोई सिस्टर है किसी स्कूल में काम करती है, उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो अगर उस क्लास की फीस 1000 तक है और उनसे कुछ नहीं ले रहे तो वो बेनिफिट पूरा एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। अगर 1500 है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन कहां होना चाहिए बच्चों का, या तो एम्प्लॉयर के ओन स्कूल में या फिर एम्प्लॉयर का ऐसा कोई स्कूल जहां एम्प्लॉयर का टाई अप है वहां पे एजुकेशन होना चाहिए। तो ही बेटा ये 1000 रुपए तक की लिमिट का एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर किसी अदर रिलेटिव को एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉई को तो फुल्ली टैक्सेबल है। फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी दिया जाता है फुल्ली टैक्सेबल है। अदर परक्यूजिट दिया जाता है वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये जो 13 से लेकर 17 तक के परक्यूजिट है ना, 13 से 17 का मतलब हुआ, 13 का मतलब आपका कार फैसिलिटी, उसके बाद 14 आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, 15 एजुकेशन, 16 गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड 17 इज अ फ्री सर्वेंट। गाइस ये 13 से लेकर 17 परक्यूजिट है ना, ये टैक्सेबल तभी होते हैं जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। और मैं बताऊं आजकल सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड का डेफिनेशन यहां पे ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका कैश सैलरी पूरे साल का मिला के 50,000 से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो देखो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कौन आएगा, एक तो डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। दूसरा, अगर किसी एम्प्लॉय का कैश सैलरी मोर देन 50,000 पर एनम है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। और गाइज अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। मैं बता दूं कुल मिला के आज जितने भी एम्प्लॉय है वो तुम्हारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाएंगे। अब एक और चीज समझना गाइस, कुछ परक्यूजिट ऐसे होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहला तो अगर आपका टेलीफोन का और मोबाइल का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्यूजिट है। दूसरा, अगर स्कॉलरशिप दी जाती है एम्प्लॉय के बच्चों के लिए एम्प्लॉयर द्वारा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तीसरा, एम्प्लॉयर जो है वो गुड्स बेच रहा है, जो एम्प्लॉयर नॉर्मली गुड्स बेच रहा है किसी और को, एम्प्लॉय को थोड़े सस्ते भावों में बेचता है। जैसे मान लो आपके भैया डीमार्ट में काम करते हैं, उनको सस्ती दर पे अगर गुड्स मिल रहा है तो वो बेनिफिट एग्जेम्प्ट है। उसके बाद में आपका नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स अगर एम्प्लॉयर भर रहा है तो जितना नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एंड गाइस अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने भरा है तो वो बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अगला नोट आता है नोट नंबर 15, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। अब ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, इंडिया में कुछ कुछ स्टेट में लगता है, ये कुछ स्टेट में नहीं भी लगता। बट प्रोफेशनल टैक्स ऐसा टैक्स होता है कि आप कुछ भी करते हैं तो आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल टैक्स जितना भी आप पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 में। और ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में एम्प्लॉय को मिलता है। तो देखो एम्प्लॉय ने खुद ने पे किया तो सिर्फ डिडक्शन ले लो, लेकिन एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले आप सैलरी में ऐड करो क्योंकि बेनिफिट मिला एम्प्लॉय को, और फिर उसका डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 16। तो देखो एम्प्लॉय ने खुद की जेब से भरा तो सिर्फ डिडक्शन ले लो, एम्प्लॉयर ने भरा तो पहले सैलरी में टैक्सेबल करो और फिर उसका डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 16। उसके बाद एक आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, जस्ट जो एंटरटेन होने के लिए मनोरंजन भत्ता करके, ठीक है, तो मनोरंजन भत्ता अगर मिलता है तो उसका एक डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलता है और ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन कितना मिलता है, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5,000 विच एवर इज लोअर। अब यहां पे एक और चीज समझना, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में मिलता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या बोलता है कि भाई साहब आपको हर साल एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, सैलरी की इनकम और 50,000 whichever is lower। लेकिन अगर आप 115 बीएससी लेते हो
115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो 115 बीएससी लेते हो तो ये डिडक्शन आपका 75,000 हो गया। दिस इज वन अमेंडमेंट। तो अगर आप 115 बीएससी लेते हो डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम, तो सैलरी इनकम और 75,000 विच एवर इज लोअर, अदरवाइज सैलरी इनकम और 50,000 विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट आता है पे स्केल का। ये पे स्केल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है? पे स्केल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे आपको एग्जाम में ऐसा दे रखा होगा 10,000, 1,000, 13,000, 1,500, 16,000, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अभी आपका पर मंथ सैलरी 10,000 होगा जिस दिन जॉब ज्वाइन किया वहां से, हर मंथ का सैलरी 10,000। अगले साल एग्जैक्टली एक साल बाद आपका सैलरी 1,000 से बढ़ जाएगा, तो अगले साल आपका सैलरी है वो 11,000 रहेगा। उसके अगले साल भी 1,000 से बढ़ेगा, उसके अगले साल भी 1,000 से बढ़ेगा, जब तक 1,000 से बढ़ेगा जब तक कि आपका सैलरी 13,000 हो जाता है। 13,000 सैलरी एक बार टच कर दिया, फिर एक साल बाद आपका सैलरी है वो 1,500 से बढ़ेगा, दैट इज 14,500 हो जाएगा। और वो तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि आपका सैलरी 16,000 ना हो जाता, दैट इज कॉल योर पे स्केल। यहां पे एग्जांपल दे रखा है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डन। अभी उसके बाद में लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड रिबेट और रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये 89 का रिलीफ कब मिलता है पता है? अगर आपको अरियर सैलरी मिल जाती है। अरियर सैलरी मतलब कोई पहले का डिस्प्यूटेबल सैलरी था जिस पे पहले टैक्स नहीं लगा था, इस साल आपको मिल जाती है तो इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, अरियर सैलरी टैक्सेबल होती है जिस ईयर में रिसीव्ड होती है या फिर जिस ईयर में डिस्प्यूट रिजोल्व होता है। तो अगर मान लो इस साल आपको मिल जाता है या इस साल डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाता है तो इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे पता है कि इस साल का जो इनकम रहेगा सैलरी का, उसमें अरियर सैलरी ऐड हो जाएगा, इस पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन गाइस इसमें से एक रिबेट मिलता है 89 का। ये रिबेट कैसे कैलकुलेट करना है? बड़ा सिंपल है। आप एक काम करो, इस साल की सैलरी में पहले अरियर सैलरी को ऐड करके टैक्स निकाल दो, और जो टैक्स आता है फिर एक काम करो, इस साल का जो इनकम है, इस साल का इनकम है, अरियर सैलरी को एक्सक्लूड करो और जो टैक्स निकाल दो। तो जो इंक्लूसिव अरियर सैलरी पे टैक्स आया था और जो एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी पे टैक्स आया, उसका आप डिफरेंस ले लो। अब आप एक काम करो, जिस ईयर की वो अरियर सैलरी है उस साल का टैक्स निकालो, इंक्लूडिंग अरियर सैलरी और एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी, और उसका डिफरेंस ले लो। और जो पहला वाला डिफरेंस था उसमें से ये दूसरा वाला डिफरेंस लेस कर दो, जो बचेगा वो रिबेट अंडर सेक्शन 89 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो पहले इस साल अरियर सैलरी इस साल में टैक्सेबल हो रही है, तो आप एक काम करो, पहले टैक्सेबल कर दो, टैक्स निकाल दो। अब उसमें से एक रिबेट लेना है। रिबेट कैसे लेना है? इस साल का टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, इस साल का टैक्स निकालना है एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। जो भी डिफरेंस रहेगा, जिस साल का अरियर सैलरी है उस साल का टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। जो भी डिफरेंस रहेगा, पहले डिफरेंस में से दूसरा डिफरेंस लेस करना है। दिस इज कॉल्ड योर रिबेट अंडर सेक्शन 89। अब एक और चीज समझना, डेफिनेशन ऑफ सैलरी क्या है मैं बताऊं। देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल रहा था, उसमें सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी था। पोगा एम्प्लॉय में सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए दोनों लेने का, ग्रेचुइटी वाले में, पोगा एम्प्लॉय ग्रेचुइटी में। बाकी गाइस ग्रेचुइटी जो नॉन पोगा है, लीव सैलरी है, एचआरए है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, वीआरएस है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, वहां हर जगह सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। एंड हाउस एंड होटल फैसिलिटी में आपको बीडीबी एसीएम लेना है। अब एक और चीज समझना, लास्ट पॉइंट में आपको बता दूं कि देखो जब भी आप 115 बीएससी लेते हो ना, 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम, तो आपको ये 4 बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, एचआरए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस का वो 40-50%, अरे मैं बताऊं कोई भी अलाउंस का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट डीटीडीसी वाला मिल जाएगा जो मैंने बताया था। दूसरा जो एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, घूमी घूमी करने जा रहे थे, वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक मैं बताऊं, जो फ्री मील का जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है ना, वो फ्री मील का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। जो फ्री मील का 50 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। एंड गाइज उसके साथ साथ में मैं आपको बताऊं, ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो एग्जेम्पशन मिल रहा था यहां पे, ये भी नहीं मिलेगा। एज वेल एज द आपके प्रोफेशनल टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, प्रोफेशनल टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये मिलेगा, हाँ ये तो भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन तो उल्टा ज्यादा मिलेगा, 75,000 मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ में आपके जो ये 4 बेनिफिट है, ये 4 बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लास्ट पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो बेटा, ये कुछ एग्जेम्पशन है जो ऐसे इंडिविजुअल को मिलती है जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन वो इंडिया में है, इंडिया के सिटीजन नहीं है और इंडिया में है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहला 1062 क्या बोलता है आपको पता है? इंडिया में बहुत सारी फॉरेन एम्बेसी है। एग्जांपल के लिए मुंबई में यूएस का एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है। तो मुंबई में एक बात बताओ, रशियन एम्बेसी है,
तो मुंबई में जो रशियन एम्बेसी है उसमें रशिया के लोग यहां पे काम करते हैं, तो वो पूरे साल इंडिया में ही रहते हैं। अब उनको सैलरी रशियन गवर्नमेंट से मिलती है, बट इट इज अक्रूड इन इंडिया ना, पूरे साल वो तो इंडिया में ही बैठे हैं। तो इंडिया में मुंबई में जो रशियन एम्बेसी है उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन तो ये कि वो जो रशियन एम्बेसी में काम कर रहा है वो बंदा इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई रशिया में जो हमारे ऑफिशियल काम कर रहे हैं, रशिया में इंडियन एम्बेसी होगी और उसमें जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको वहां सैलरी मिलती है जो इंडियन गवर्नमेंट से, वो भी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। एंड गाइज, वो जो रशियन जो इंडियन यहां पे इंडिया में काम कर रहा है इन द रशियन एम्बेसी, वो और कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करना चाहिए, और कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है रशियन गवर्नमेंट से, जो रशियन एम्बेसी मुंबई में उसमें जो काम कर रहा है वो रेम्यूनरेशन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा एक एग्जेम्पशन है वो 10(6) का है। ये क्या बोलता है आपको पता है? जैसे बहुत बार जो फॉरेन का सिटीजन है, जो फॉरेन की कंपनी में काम करता है, इंडिया में उस फॉरेन कंपनी का कोई अभी तक बिजनेस नहीं है, बट वो इंडिया में बिजनेस के लिए आता है। एग्जांपल के लिए आपको पता है फॉरेन में वॉलमार्ट है, और वॉलमार्ट के कुछ एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय को इंडिया भेजा कि यहां जाके देख के आओ कि बिग बाजार या डी मार्ट कैसे काम करता है। तो वो इंडिया में बेचारे थे, इंडिया में 2 महीने तक घूमे, तो इंडिया में थे, उनको सैलरी मिल रही थी वॉलमार्ट से, तो उनको जो सैलरी मिल रही थी वो सैलरी पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, वो फॉरेन की कंपनी जो वॉलमार्ट है उसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो एम्प्लॉय इंडिया में 90 डेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि एम्प्लॉय को जो भी रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किसी ने उसका डिडक्शन नहीं लिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो वॉलमार्ट के एम्प्लॉय जो 2 महीने तक इंडिया घूम रहे थे उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड लास्ट गाइस, आपको पता है अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो नॉन रेजिडेंट है एज वेल एज द नॉन इंडियन सिटीजन है, वो फॉरेन की शिप पे काम करता है, और फॉरेन की शिप पता है इंडियन, जो मजगांव डॉक है अपने मुंबई में, तो मजगांव डॉक जो है वहां पे बहुत बार 2-2 3-3 महीने तक यहीं पे पड़ी रहती है। तो अगर वो इंडिया में है और उसको भले सैलरी मिल रही है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। कंडीशन है कि 90 डेज से ज्यादा का इंडिया में स्टे नहीं होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर सैलरी टॉपिक। सो गाइस, सैलरी टॉपिक का अपन ने रिवीजन का चालू किया था, अब अपन ने कंप्लीट कर दिया। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर थर्ड टॉपिक, इनकम फ्रॉम सैलरी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। एग्जाम से पहले कम से कम 10 बार सुन के और आप क्वेश्चन करोगे, आपका काम बन जाएगा। फटाफट आप कंपाइलर लीजिए और कंपाइलर से जितने भी क्वेश्चन है वो फटाफट देखिए और फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए। आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, देखो भाई, एग्जाम है वो अभी ये है, देखो एग्जाम के ज्यादा टाइम बचा नहीं है, और एग्जाम में अगर आप पास हो गए ना तो उसके लिए हकदार आप हो शाबाशी के, और अगर फेल हो गए तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। इस दुनिया में कोई किसी चीज का जिम्मेदार नहीं है। आपको अगर लगता हो कि भाई हमारी सक्सेस के लिए कोई जिम्मेदार है, हमारे फेलियर के लिए जिम्मेदार है, नहीं। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में आप ही जिम्मेदार हो। तो भैया रेस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद की, खुद में सुधार करो करके, ठीक है, और सुधार करके और आगे बढ़ो। Never blame to any other person. You have to blame yourself, and if you blame yourself, then you will improve it ना। So guys, अगर मान लो अपन पिछले एग्जाम में फेल हो गए, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं ना, बट नाउ इज यू हैव इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर आपने इंप्रूव किया है 101% आप आगे जाके पास हो जाएंगे, बट अगर आप इंप्रूव नहीं करेंगे तो नहीं होने वाले। तो भैया, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। हमारा रोल आपकी सक्सेस में 5 से 10% है, बाकी रोल आपका है। और अगर 90% आपने अगर बड़ी शिद्दत से काम नहीं किया तो हमने जो 5-10% किया है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपके लिए लास्ट के 1.5 घंटे में ये पूरा रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड किया है, बट इसका सही रिजल्ट तब रहेगा जब आप पास होंगे। नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, नाउ इट्स योर टर्न कि यू शुड कंप्लीट योर टास्क। ठीक है, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। बाय, टेक केयर।